students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. उम्मीद करता हूं बच्चों आप घर पे ठीक ठाक हैं, रोज का रोज वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ अपना होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। जी हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वाया फोन मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर में से एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, आज हम IFRS के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टर्म है आपके पास IFRS, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टर्म्स है, ये इशू की गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड के द्वारा। जी हाँ, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ये आपके सामने लाई गई टर्म है। ये एक उन स्टैंडर्ड की रेंज है जो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के काम में आती हैं। जी हाँ, जैसे हम अपने नेशनल लेवल पे व्यापार करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज प्रदान करती हैं। उसी प्रोफार्मा के अंदर हम अपनी फाइनल शीट, जी हाँ, उसी प्रोफार्मा के अंदर हम अपनी फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं। इन्हें कंबाइंड रूप में हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का निर्माण करते हैं। जी हाँ, जब हम इंटरनेशनली व्यापार करते हैं तो इंटरनेशनली भी कुछ लॉ, कुछ टर्म्स, कुछ नॉर्म्स हमें स्टैंडर्ड सुझाए जाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड के द्वारा कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सुझाए जाते हैं। उनकी एक रेंज है, उस रेंज को जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में लागू करते हैं तो उसे कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, जो ये स्टैंडर्ड है ये किस एजम्पशन पर बेस्ड होते हैं? जी हाँ, किसी एक स्टैंडर्ड को बनाया जाता है अकाउंटिंग के कुछ प्रचलित एजम्पशंस के ऊपर। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास खास एजम्पशंस हैं, IFRS की जो खास एजम्पशंस हैं वो 4 हैं। जी हाँ, इन 4 एजम्पशंस को बेस लेकर हम IFRS के स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित करते हैं। हम नहीं करते, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड इन 4 एजम्पशंस के ऊपर जो है वो IFRS के स्टैंडर्ड बनाता है और इन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग MNC को, मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और वो 4 अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस हमें जो है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कहां पढ़ी है? जब हम बिजनेस को, जब हम कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे इंडिया में भी हो रहे हो, चाहे इंटरनेशनली भी हो रहे हो, ये एक देश के भीतर हो या इंटरनेशनली हो, दोनों ही स्टेज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के एजम्पशंस को लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस आज जब चल रहा है तो आगे भी फ्यूचर में चलता रहेगा। पता नहीं ये बिजनेस कितने लंबे समय तक आगे चलता रहेगा, इसीलिए हम बिजनेस के सारे अकाउंट्स को इस तरह से बनाएं कि इसमें कोई त्रुटि ना हो और कोई भी अगर इसे जांचना चाहे, परखना चाहे तो सभी पार्टी को जो है वो फुल डिस्क्लोजर के सिद्धांत के अंदर पूरी जो है फुली इंफॉर्मेशन प्राप्त हो और सभी पक्षों को जो है लगे कि अकाउंट्स जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाए गए हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। आज स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि आज स्टार्ट हमने किया है और कल को इसे हमारे बच्चे चलाएं या फिर हमारे पोते भी आगे रन कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो गोइंग कंसर्न के अनुसार बिजनेस की हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दूसरा है अकाउंटिंग एक्रूवल कंजप्शन। जी, अकाउंटिंग एक्रूवल कंजप्शन का मतलब ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जी हाँ, इंटरनेशनली भी इसको माना गया है। इस एजम्पशंस के अनुसार जो ट्रांजैक्शन जब होता है उसे उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके लिए डिले नहीं किया जाता, चाहे उसकी पेमेंट आई हो या फ्यूचर में आनी हो। जी हाँ, आई हो या ना आई हो या फ्यूचर में आनी हो, हम उस ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन हैपन हुआ है। जी हाँ, तो ये दूसरा एजम्पशन था। तीसरा एजम्पशन है मेजरिंग यूनिट एजम्पशंस। जी हाँ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था हमारा, वो हमारे जो नेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें जो हमारे एक देश के भीतर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर हम लोग किसी भी एसेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर खरीदा हुआ दिखाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो लेवल है स्टैंडर्ड का IFRS में, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अंदर, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ने बनाया है, वो ये कहता है किसी भी एसेट को उसके एक्वायर्ड मूल्य पे दिखाओ। जिस मूल्य पर आपने उसे खरीदा है, एक्वायर किया है, अर्जित किया है, उसको उस मूल्य पे दिखाओ, ना कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ। तो ये मेजरिंग यूनिट का मतलब है कि एसेट को किस
तरह से तुमने कितनी परचेजिंग पावर के साथ परचेज किया है। जी हाँ, उस परचेजिंग वैल्यू पर ही उस एसेट को आपने शो करना है। चौथा जो एजम्पशंस है वो कंस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशंस है। जी हाँ, कंस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशंस भी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी तरह से लिया जाता है और इसी एजम्पशंस को, चार एजम्पशंस को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं अर्थात फॉर्म में लाते हैं तो हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं और इसी के अनुसार हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनानी चाहिए। जब हम इंटरनेशनली व्यापार कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बेटा स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं, एक जो देश के अंदर व्यापार करने वाली संस्थाएं अपनाएंगी, जी हाँ, उसे तो हमें जो हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वो कंपनी के संबंध में कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हमारे को सेट परफॉर्मा दे रखे हैं। उसी सेट परफॉर्मा के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। इसी प्रकार से जब देश के बाहर कोई मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है तो उसे देश के स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करने होते, तो उसे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं जो होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, इस स्टैंडर्ड को कौन देता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड देता है और इसे फॉलो करके जो है हमें अपने जो है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है ताकि इन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिल सके।